मगर दो कारणों से मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। पहला तो ये कि मेरे बाद इस देश के किसानों के सबसे प्रबल प्रवक्ता माननीय युद्धवीर जी बोलेंगे और मैं चाहता हूं कि युद्धवीर जी इसके बारे में दो शब्द जरूर बोलें। और इसलिए भी कि मैंने जो कुछ कहना था वो इस छोटी सी किताब के अंदर कह दिया है। ये किसान आंदोलन का गुटखा करके है। वैसे आजकल गुटखे का नाम बदनाम कर दिया इन तंबाकू वालों ने, लेकिन एक जमाने में बहुत सुंदर और बड़ा शब्द हुआ करता था। रामायण का गुटखा होता था, गुरुबाणी का गुटखा हुआ करता था। हमारे साथी यहां पे बैठे होंगे, वो आपको बांटेंगे। इस सभा के बाद जो भी साथी चाहें इस छोटे से गुटके को ले जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर तीनों कानून, उनका असली नाम क्या होना चाहिए, उनका काम क्या है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, सरकार के तर्क क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, सब इसके अंदर लिखी हुई है। बाद में पॉकेट में रख के ले जाना और दूसरे साथियों को पढ़वा देना। मैं सिर्फ तीन बात कहूंगा, एक आज की बात, एक बीते हुए कल की बात और एक आने वाले कल की बात। आज का सबक, बीते हुए कल का सच और आने वाले कल का संकल्प। तमाम वक्ताओं ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। एक नहीं, दो कारणों से ऐतिहासिक है। एक तो इसलिए कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत का दिवस है, और दूसरा इसलिए कि राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस है आज। इन दोनों से हम क्या सबक ले सकते हैं उस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बुरी आदत है, हम शहीदों की बड़ी सारी तस्वीर लगा देते हैं, उस तस्वीर के ऊपर अच्छा सा कांच का फ्रेम लगा देते हैं और साल में एक बार आके धोख लगा देते हैं, फूल माला पहना देते हैं। और मुझे लगता है कि कांच के फ्रेम में शहीद की फोटो को लगाना कुछ वैसा ही है जैसे उसको कैद करके हमने रख दिया कि भाई तू अपनी अच्छाई, अपनी शहादत अपने पास तक रख, मेरे तक कहीं आंच ना आ जाए तेरी शहादत की। इसलिए हम शहीदों की फोटो लगा के रखते हैं, माला कर देते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। शहीद भगत सिंह बहुत अच्छा था, मगर पड़ोसियों के घर में पैदा हो, मेरे घर गलती से पैदा ना हो जाए। यह सच्चाई है हमारी। तो अगर शहीद भगत सिंह से कुछ सीखना है तो सीखना यह है कि शहीद भगत सिंह की उस विरासत, वो विरासत एक अंगारे की तरह है। धीरे धीरे अंगारे पे राख जम जाती है, और जब अंगारे पे बहुत ज्यादा राख जम जाती है ना, तो कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी उसको अपनी जेब में डाल लेता है। और हमारा काम क्या है? आज के शहादत दिवस पे हमारा काम यह है कि उस अंगारे पे रखी हुई राख को फूंक मार मार के उड़ाएं, ताकि वो अंगारा दोबारा गर्म हो जाए, ताकि कोई कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति उस अंगारे को अपनी जेब में ना डाल सके। और वो करने के लिए हमें शहीद भगत सिंह को पहचानना होगा। उसे नहीं, पीली पगड़ी वाले भगत सिंह को नहीं, उस फोटो वाले को नहीं, हमारे बीच में जो भगत सिंह है उसको पहचानना होगा। मैंने पिछले साल भगत सिंह के शहादत दिवस पे एक सवाल पूछा था कि अगर आज भगत सिंह होती तो कैसी होती। लोगों ने कहा साहब आपको व्याकरण नहीं आती, भगत सिंह होती कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा यह तो मर्द लोगों की गलतफहमी है ना, कि आज भी भगत सिंह होते तो मूंछ दाढ़ी वाले पगड़ी वाले होते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह चुनरी पहन के बैठी हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह बुर्का पहन के बैठी हो?
यह क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह जीन्स पहन के खड़ी हो? यह हमारे बीजेपी वालों को कपड़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि भगत सिंह जीन्स पहन के भी खड़ी हो सकती है। अगर आज भगत सिंह होती तो मेरी बहन नवदीप जैसी होती, जिसने इस किसान आंदोलन के समर्थन में संघर्ष किया, पुलिस के थाने में पकड़ी गई, जिसके साथ अत्याचार हुए, उसके बाद आके भी उसने कहा मैं लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। आज उस भगत सिंह को याद करने की जरूरत है। आज हमारे मन में जो छोटा सा भगत सिंह होता है, हम 16 आना भगत सिंह तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक आना भगत सिंह हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा होता है। उस भगत सिंह को याद करें। फांसी के तख्ते पे जाने का मौका तो शायद हम सबको ना मिले, इतने खुश नसीब हम नहीं हैं, लेकिन अपने पास पड़ोस की शादी को छोड़ के, लगन को छोड़ के, बारात को छोड़ के आंदोलन के अंदर बैठने का एक आना सेक्रीफाइस तो हम भी कर सकते हैं ना। तो 16 आना सेक्रीफाइस की बातें बड़े लोगों पे छोड़ दो, एक आना तो हम भी करना शुरू करें ना। यह भगत सिंह को याद करने का तरीका है। सिर्फ उस भगत सिंह के नारे लगा देने से काम नहीं चलेगा। और राम मनोहर लोहिया ये वो शख्स था जिसने कहा था जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अगर जिंदा हो तो ये नहीं कि 2019 के अंदर इलेक्शन हो गया, आप 2024 तक चुपचाप भेड़ की तरह बैठे रहो। खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी, जैसे इस देश का किसान आज उठा रहा है। और उस राम मनोहर लोहिया ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि जब सड़क पे आवाज उठनी बंद हो जाए तो संसद बिल्कुल नकारा और बेकार हो जाती है। संसद और सड़क में रिश्ता है, वो आज याद रखने की इसलिए जरूरत है कि आज इस देश में विपक्ष संसद में नहीं बैठा। जो पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथी बैठे हैं उनसे माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश का विपक्ष संसद में नहीं है। आज इस देश का सच्चा प्रतिपक्ष सड़क पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, गाजीपुर पे है, शाहजहांपुर पे है, इस मंच पे बैठा हुआ है। तो राम मनोहर लोहिया को याद करने का तरीका यह है कि इस देश के सच्चे प्रतिपक्ष की आवाज को मजबूत किया जाए। तो ये तो थी आज की बात। दूसरा, मैंने कहा था बीते हुए कल की बात करूंगा, बहुत पुराने हुए कल की नहीं, बीता हुआ कल यानी कि 22 मार्च। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। टीवी वाले भी दोहरा देते हैं। जब युद्धवीर भाई या कोई प्रवक्ता किसानों की तरफ से बैठता है, वो कहते हैं साहब देखिए सरकार ने तो एमएसपी की घोषणा कर दी, अब आपको और क्या चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कल रात राजस्थान की मंडियों के रेट चेक किए, इधर उधर से नहीं, किसी से नहीं। भारत सरकार की एक सरकारी वेबसाइट है एगमार्क नेट, जो देश की हर मंडी में हर फसल किस दाम पे बिकी वो बताती है। तो मैंने चुपचाप से एक छोटी सी रिसर्च कर ली कि 22 मार्च को राजस्थान की कितनी मंडियों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वायदा किया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। फसल अभी आ रही है, शुरू हुई है। चने की फसल कुछ इलाकों में आनी शुरू हो गई है। भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5100 रुपया। और कल राजस्थान की तमाम मंडियों में मिलाकर जो चना आया, उसका औसत रेट जो किसान को मिला सरकार के अपने हिसाब से, वास्तव में जो है उससे कम होगा, मैं सरकारी बात कर रहा हूं, सरकार के अपने हिसाब से 4523 रुपए का रेट किसान को मिला। यानी कि मोदी जी जिसको न्यूनतम कहते हैं उससे 577 रुपया कम कल राजस्थान में मिला है। गेहूं की फसल तो बस अभी शुरू ही हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1975 और कल
राजस्थान की मंडियों में मिला है 1697, यानी कि 1700 रुपए से भी कम। सरकारी रेट से 278 रुपया कम। मूंग का मिलना चाहिए 7200 रुपया, कल राजस्थान में मिला है 6220 रुपया। यह मैं औसत, सरकार की अपनी औसत बता रहा हूं, राजस्थान की तमाम मंडियों की। बाजरा की भाई साहब ने जिक्र किया था, 2150 रुपए केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और पूरा, अब तो सीजन खत्म हो गया है, कुल मिला के 1220 रुपया राजस्थान के अंदर औसत कल की थी। पूरे सीजन का देख लो, पूरे राजस्थान में पूछ लो, 1300 रुपए से फालतू किसी को नहीं मिला है। ये मैं गिनती गिनवाए जा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हकीकत यह है कि एक भी फसल में कल राजस्थान में मोदी जी का वायदा किया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिला है, एक भी फसल में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलेंगे, यही मतलब हो सकता है इसका। इसलिए इस देश का किसान कहता है कि हम इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की कागजी घोषणा नहीं चाहते, हम इसे एक कानूनी गारंटी के रूप में चाहते हैं ना। जो जो साथी चाहते हैं कि इसकी कानूनी गारंटी मिले, जरा हाथ उठा के बताएं। बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद है कि मोदी जी ने देख लिया होगा। और अब आखिरी बात, आने वाले कल की। कई साथी पूछते हैं, आंदोलन के दोस्त पूछते हैं, जी आंदोलन का क्या होगा? आप तो जानते हैं मोदी जी तो बड़े अड़ियल हैं, वो तो मानेंगे नहीं, वो तो लोगों के ऊपर छापा पड़वाएंगे, वो तो इन 3 कानूनों को रद्द करेंगे नहीं। क्या होगा? क्या यह आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा? मैं उन सब साथियों को बताना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, ये आंदोलन सफल हो चुका है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जो इससे पहले के 30, 40, 50 साल में किसी ने हासिल नहीं की। नंबर 1, इसने किसान के आत्मसम्मान को लौटाया है। वो किसान जिसके घर शादी ब्याह का रिश्ता लेके कोई आते थे, पूछते थे लड़के का बाप क्या करता है, तो कहते थे जी इसका चाचा पुलिस में इंस्पेक्टर है। बाप का नहीं बताते थे कि किसान है, क्योंकि शर्म आती थी ये कहने में कि भाई बाप किसान है। आज वही बेटा स्टिकर लगा के घूम रहा है, आई लव फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। ये बात कहने की हिम्मत आई है किसान में। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। दूसरा, इस आंदोलन ने किसान की राजनीतिक हैसियत बताई है। सारे नेताओं को एक बात समझ आ गई है, मोदी जी को भी, और मेरी उम्मीद है अशोक गहलोत जी को भी समझ आ गई होगी, किसान से पंगा मत लेना कभी आगे से। जिस किसान को ये सारे नेता अपने पांव की जूती समझते थे, जिसको सरकारी दफ्तर में बाहर से दरबान भगा दिया करता था, जैसा करण सिंह जी ने कहा, उस किसान ने इनको धूल चटा के दिखा दिया है कि आगे से किसान से छेड़खानी मत करना, किसान से पंगा मत लेना। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, इस आंदोलन ने किसान को एक कर दिया है। वो किसान जो कभी नारा लगाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में होती थी, एक अपने क्षेत्र की, एक अपनी जाति की, तीसरी अपने गोत्र की, फिर हिंदू मुसलमान अपने धर्म की, और 5वां अपना गुटबाजी, पार्टीबाजी और झंडे की। उस किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करनी सीख ली है और यह कहना सीख लिया है, मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान, यह कहना सीख लिया है। और ये 3 बात अगर किसान के पास आ गई हैं, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। रही बात 3 कानून की, मैं ये कह दूं, ये कानून मर चुके हैं। याद रखिए, मेरे शब्द ध्यान से याद रख लीजिए, ये तीनों कानून मर चुके हैं। पर कई बार अस्पताल में होता है ना, वीआईपी पेशेंट जब होता है, पेशेंट तो मर चुका है, डॉक्टर बाहर आके कहता है
नेताजी अभी कॉमा में है, इसकी घोषणा कल की जाएगी, उनकी स्थिति क्या है। कहने वाले को भी पता है कि मरीज मर चुका है, सुनने वाले को भी पता है कि मर चुका है, लेकिन कहा जाता है कॉमा में है। इसी तरह से ये तीनों कानून कॉमा में हैं, मर चुके हैं। प्रधानमंत्री का अड़ियल रुख है कि घोषणा नहीं हो रही। तो हमारे किसी पत्रकार साथी ने कहा कि जी अब तीनों कानून मर ही गए हैं तो आप आंदोलन क्यों चला रहे हो। मैंने कहा भाई मर तो गए हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बस अब डेथ सर्टिफिकेट उठाने का इंतजार है। हमारे नेता हमारे साथ हैं, मैं जानता हूं आप उन्हें सुनने को व्यग्र हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके मेरे साथ कहिएगा, जिसने जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।